हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HEG लिमिटेड के बारे में। और इस वीडियो के कंटेंट कुछ इस तरह से होने वाले हैं। सबसे पहले हम कंपनी को करेंगे फंडामेंटली एनालाइज, जिसके अंदर हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल के बारे में, उसकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में और कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी की वैल्यूएशंस के बारे में और क्या मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाती है और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज होता है कि स्टील बनाने में। मतलब कि अगर आपको 1 टन स्टील बनानी है तो यहाँ पे आपको 2 से 2.5 टन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड चाहिए होता है। यहाँ पे स्टील 2 तरह से बन सकती है, एक होता है BF मेथड और दूसरा होता है EF मेथड। बट ये कंपनी यूज करती है EF मेथड को क्योंकि वो काफी ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। बट अगर हम बात करें BF मेथड के बारे में तो वो काफी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, इसीलिए ये कंपनी इस मेथड को यूज नहीं करती। तो यहाँ पे कंपनी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाती है और आगे दूसरी कंपनीज को सप्लाई करती है। इनके कस्टमर पोर्टफोलियो में बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, जैसे कि टाटा स्टील, ई स्टील, कतर स्टील। ये सब कंपनीज यहाँ से इनसे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लेती हैं। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पे कंपनी साइक्लिक वे में परफॉर्म करती है, जैसे कि ऑटो सेक्टर परफॉर्म करता है। मतलब कि कुछ साल अप रहता है, कुछ साल डाउन रहता है, तो उसी तरह से ये कंपनी परफॉर्म करती है। इसके पीछे के ये रीजंस हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है वो स्टील बनाने में यूज होता है। मतलब कि जो ग्रेफाइट इंडस्ट्री है वो यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहती है। तो मतलब जैसा स्टील इंडस्ट्री परफॉर्म करेगी वैसा ही ग्रेफाइट इंडस्ट्री परफॉर्म करती है। बट ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो करती है, इसके बारे में आपको भी बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जब काफ़ी सारे प्लेयर्स आ जाते हैं अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करने में, उन्हें लगता है कि यहाँ पे फ्यूचर में डिमांड इंक्रीज होने वाली है, चलो फिर हम अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर लेते हैं। बट यहाँ पे जो फ्यूचर इंजप्शन है ये काफ़ी बात गलत हो जाती है और इसका सीधा इम्पैक्ट डिमांड पे पड़ता है। यहाँ पे इस प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लग जाती है और इसका सीधा इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे पड़ता है। इसकी वजह से इंडस्ट्री डाउन चली जाती है क्योंकि यहाँ पे डिमांड कम हो चुकी है बट सप्लाई तो उतनी ही है। तो अगर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होगी तो ऑब्वियसली बात है कि इंडस्ट्री क्रैश करेगी और इसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनीज बंद हो जाती हैं। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ भी होती है, जब डिमांड वापस आने लग जाती है तो इसका फायदा जो रिमेनिंग कंपनीज बच चुकी हैं तो वो उठाती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फ्यूचर कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में तो यहाँ पे कंपनी ने 2018 में अनाउंस किया था कि यहाँ पे 2021 तक अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करके 20,000 TPA तक ले जाएंगे, जिनमें इनकी कॉस्ट आएगी 1200 करोड़। बट यहाँ पे पास्ट में जब इन्होंने अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करके 14,000 TPA तक ले गए थे, उनमें इसकी कॉस्ट आई थी 200 करोड़। तो यहाँ पे मुझे कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिली कि अब की बार कंपनी की इतनी कॉस्ट क्यों आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी एडवांटेजेस के बारे में तो यहाँ पे कंपनी के पास एंट्री बैरियर की एडवांटेज है। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई न्यू प्लेयर आता है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस इंडस्ट्री में एंटर करना। उसके पीछे के ये रीजंस हैं। पहला रीज़न है कि यहाँ पे आपको हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे जो प्लांट की डेवलपमेंट में, उसकी बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब 5 से 6 साल लग जाते हैं। तीसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से नहीं मिलता। तो इन रीज़न की वजह से यहाँ पे कंपनी के पास एंट्री बैरियर की एडवांटेज है और यही रीज़न है यहाँ पे 1977 के बाद किसी भी न्यू प्लेयर ने एंट्री नहीं ली। चलो अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। इससे पहले कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करें, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रखा ना तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जाकर जल्दी से फॉलो कर लेना क्योंकि वहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। चलो सबसे पहले हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ओर। तो यहाँ पे मैंने पिछले 5 साल तक का डाटा यूज़ किया है। यहाँ पे 2017 से पहले कंपनी की सेल डिक्लाइन चल रही थी क्योंकि यार यहाँ पे ओवरऑल सेक्टर ही डाउन था। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं 2018-2019 में कंपनी की सेल्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई और इसके पीछे के रीजंस ये थे, यहाँ पे चाइना में पहले स्टील ओवर प्रोड्यूस हो रही थी और वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो BF मेथड का यूज़ करते थे। अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था BF मेथड काफ़ी पोल्यूशन क्रिएट करता है। यहाँ पे चाइना में कोई भी मैन्युफैक्चरर EF मेथड यूज़ नहीं कर रहा था। बट यहाँ पे उस टाइम पे चाइना गवर्नमेंट पोल्यूशन कंट्रोल पे काफ़ी फोकस कर रही थी, तो इसीलिए चाइना गवर्नमेंट ने BF मेथड को बैन कर दिया। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो एकदम से स्विच तो नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे चाइना गवर्नमेंट ने वहाँ की स्टील की डिमांड को पूरा करने के लिए स्टील इंपोर्ट करनी शुरू कर दी और यही रीज़न था कि यहाँ पे इस कंपनी की सेल्स एकदम इतनी ज़्यादा बढ़ गई। बट अगर हम बात करें ओवरऑल ग्रोथ की तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 साल में 11% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि बढ़ के पिछले 3 साल में 35% हो चुकी है और इस ग्रोथ के रीजंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देखना यह है कि कंपनी फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की
तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 साल में 6% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि काफ़ी कम है। इसके पीछे के रीजन ये है कि यहाँ पे कंपनी ने बीच में लॉसेस फेस किए थे, बट अगर हम बात करें पिछले 3 साल की ग्रोथ की तो वो है 45%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। चलो अब चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। तो यहाँ पे कंपनी की बोरिंग्स कम होते आ रही हैं। बीच में इन्होंने दोबारा डेट लिया था, जिसकी वजह से वो दोबारा बढ़ गई थी, बट वो भी अब कम होकर 300 के आसपास पहुंच चुकी है। और इसके साथ साथ यहाँ पे रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। मतलब हमें पता चल रहा है कि कंपनी अपने रिजर्व्स के बेस पे अपनी डेट को ईजिली पे कर सकती है। अगर हम बात करें ट्रेड रिसेबल्स की, इस तरह के बिजनेसेस में क्या होता है, पैसा साथ के साथ नहीं मिलता। अगर आपने सामान आज सप्लाई किया है तो उसका पैसा, उसकी पेमेंट थोड़े दिन बाद मिलती है, तो उन दिनों को हम ट्रेड रिसेबल्स कहते हैं। ट्रेड रिसेबल्स जितने कम होते हैं उतने अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे इस कंपनी के ट्रेड रिसेबल्स काफ़ी आई हैं। इस डाटा में मैं आपको डेज के बेस पे नहीं बता रहा, यहाँ पे मैं आपको रिटर्न्स के बेस पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 2016-2017 में कंपनी के ट्रेड रिसेबल्स काफ़ी हाई थे। 2018-2019 में कंपनी ने अपने रिसीवेबल्स को इंप्रूव किया था, बट यहाँ पे 2020 में वो उसी ट्रैक पे वापस आ चुके हैं। अब हम चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की ओर। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ऑपरेटिंग कैश से कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें पता लगे कंपनी का कैश कन्वर्जन रेशियो काफ़ी अच्छा है। मतलब हमें पता लगे कंपनी अपनी कैश को काफी अच्छे से मैनेज कर पा रही है। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ रेशियोज के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरओई के बारे में। अगर आपको नहीं पता आरओई का मतलब क्या होता है, आरओई मतलब रिटर्न्स ऑन इक्विटी। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटी पर, उनके इन्वेस्टमेंट्स पर कितने रिटर्न लेकर आ रही है, इसे हम कह देते हैं आरओई। तो इस केस में इस कंपनी का पिछले 5 साल का आरओई है 35%, जो कि बढ़ के पिछले 3 साल में 61% हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे आरओई तो काफी अट्रैक्टिव लगा, इस कंपनी का आरओई काफी अच्छा है। और अगर हम बात करें कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब जब हम कंपनी के डेट को उसके शेयर होल्डर्स की इक्विटी से कंपेयर करते हैं, इसे हम कह देते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। तो यहाँ पे इस कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.17%। तो ये भी मुझे काफी अट्रैक्टिव लगी। यहाँ पे हम एक और रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब कंपनी कितनी आसानी से इंटरेस्ट पे कर पाएगी अपने आउटस्टैंडिंग डेट पे, तो इसे हम कह देते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो यहाँ पे इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 1.8, जो कि यार ज्यादा नहीं है और मुझे ये ज्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं लगा। चलो अब बात कर लेते हैं इस कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे इस कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी हैं मिस्टर रवि झुंझुनवाला, और यही इस कंपनी के सीईओ हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, जब ये कंपनी काफ़ी सालों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो यहाँ पे मिस्टर रवि झुंझुनवाला ने सैलरी में बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं लिया था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे हम एक और चीज़ को एनालाइज कर लेते हैं, जो कि है प्रोमोटर्स होल्डिंग। तो यहाँ पे इस कंपनी की प्रोमोटर्स होल्डिंग है 59%, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। चलो फाइनली बात कर लेते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में, और क्या मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशंस की, तो यहाँ पे कंपनी ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे कंपनी हमें सस्ते प्राइस में मिल रही है, बट यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, और ना ही यहाँ से मैं आपको कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ। तो और अगर हम बात करें क्या मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इस कंपनी में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा। और इसके पीछे के रीजंस ये हैं कि यहाँ पे मुझे थोड़ा रिस्क लगता है। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी पॉल्यूशन ग्रेड होता है। अभी यहाँ पे शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था तो काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस है, बट उस टाइम पे मैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा था, बट अभी मैं बात कर रहा हूँ ग्रेफाइट मैन्युफैक्चरिंग की। तो ग्रेफाइट मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी पॉल्यूशन क्रिएट होता है। अभी यहाँ पे इनके रिसेंटली एक जो कॉम्पिटिटर है ग्रेफाइट इंडिया, उनका बेंगलुरु प्लांट गवर्नमेंट ने बंद करा दिया, क्योंकि वो काफ़ी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा था। दूसरा रीज़न ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो इंडस्ट्री है ये साइक्लिक वे में चलती है। तो मैं इस कंपनी को अभी थोड़ा ट्रैक करना चाहता हूँ कि ये फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि अगर हम बात करें क्वार्टर रिजल्ट्स की, तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स गिरती आ रही है। तो मैं इस कंपनी को थोड़ा अभी ट्रैक करना चाहता हूँ। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।